साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज तीसरी क्लास रहेगी स्थानीय स्वशासन की तीसरी क्लास रहेगी, जिसमें पंचायती राज के बारे में पढ़ा गया था। पहले की दो क्लास थी, उसमें अपन ने 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उसमें पंचायत के संबंध में जो भी बताया गया, कहाँ एक स्तरीय है, कहाँ द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, कैसे उसका संरचना होती है, कौन क्या होता है, कैसा कौन सा आर्टिकल है, उसके संबंध में पूरी अपने डिटेल से उस क्लास को देखा। आज अपन तीसरी क्लास रहेगी, उसमें अपन उसी पंचायती राज के अंदर अपन नगर पालिका को बहुत ही विस्तार ढंग से देखेंगे। तो क्लास में जुड़े रहिए। लीजिए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बनता है, नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नगर पालिका के जो 12वीं अनुसूची में विषय रखे गए, नगर पालिका के कुल 18 विषय है और पंचायत के कुल कितने विषय, 29 विषय। नगर पालिका वाला संविधान संशोधन 74वां है, 1992 में हुआ था, और पंचायत के संबंध में जो संविधान संशोधन था वो 73वां था, 1992 में हुआ था। आगे दूसरा प्रश्न है, नगर पालिका क्षेत्रों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को किस नाम से जानते हैं। तो उसको वार्ड के नाम से जानते हैं। जो प्रादेशिक क्षेत्र है निर्वाचन क्षेत्र का, उसको वार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार जैसे पंचायत होती है, पंचायत में सबसे छोटी इकाई होती है, उसको अपन वार्ड कहते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है, वार्ड समिति के गठन के लिए किस नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। अगर नगर पालिका में कोई वार्ड है, उस वार्ड का गठन करना है, तो वहाँ के लिए कितनी जनसंख्या होनी जरूरी है। तो वहाँ पर 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होगी, तब जाके एक वार्ड का निर्माण किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया भी है और पूछा भी गया है। आगे प्रश्न है, वार्ड समितियों का गठन किस प्रकार से किया जाता है। प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियाँ होती है। वार्ड समितियों का जो गठन होता है, एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। आगे का प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के नगर क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों का सृजन किया गया है। स्थानीय निकायों का सृजन किया गया है, कितनी है। तो 8 प्रकार के स्थानीय निकायों का सृजन किया गया है। आगे है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 8 प्रकार के नगर निकायों के नाम बताइए। अब कौन से 8 प्रकार के नगर निकाय हैं, ये स्थानीय निकाय है, उनके नाम बताइए। तो पहला नगर पालिका, दूसरा नगर निगम, अनुसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, सावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह, न्यास, विशेष उद्देश्य एजेंसी। ये प्रमुख क्षेत्र है, ये स्थानीय निकाय क्षेत्र है जो कि नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। आगे प्रश्न है, राज्यपाल किसी क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र, लघु शहरी क्षेत्र अथवा वर्ग शहरी क्षेत्र किन कारकों के आधार पर विनिर्दिष्ट कर सकता है, ये कर सकते हैं। क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व, अर्जित राजस्व, आर्थिक महत्व, गैर कृषि कार्यों को या रोजगार का प्रतिशत। इसी के आधार पर, इन कारकों के आधार पर राज्यपाल क्षेत्र को विनिर्दिष्ट कर सकता है, घोषित कर सकता है। आगे प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम को नगर पालिका के संबंध में कब प्रभाव में आया। 74वां संविधान संशोधन था वो 1 जून 1993 को प्रभाव में आया था, और जो 73वां संविधान संशोधन था वो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट याद रखिए। अब देखिए कि नगर पालिका के विषय कितने, 18 कौन कौन से विषय जो नगर पालिका के क्षेत्र में है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। पहला है नगरीय योजना या नगरीय योजना सहित, दूसरा भूमि उपयोग का विनिर्माण और भवन का निर्माण, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक योजना, चौथा है सड़कों एवं पुल, पांचवा है घरेलू औद्योगिक वाणिज्य परियोजना के लिए जल प्रदाय, छठा है लोक स्वास्थ्य स्वच्छता सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध, सातवां है अग्निशमन सेवाएं, आठवां है नगर वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी आयामों के विवर्ती,
नंबर रहेगा समाज की कमजोर वर्गों के लिए हितों का संरक्षण और मानसिक रोगी एवं विकलांग सहित। 8वां रहेगा 10वां रहेगा गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन। 11वां रहेगा नगरीय निर्धनता उन्मूलन। 12वां रहेगा नगरीय सुविधा सुख सुविधा पार्क उद्यान खेल के मैदान की व्यवस्था। 13वां रहेगा सांस्कृतिक शैक्षिक और सौंदर्य पक्ष के आयामों की अभिवृद्धि। 14वां रहेगा शव गाड़ना और शवदाह दाह क्रिया शमशान की विधि शवदाह क्रिया। 15वां रहेगा काजी हाउस पशुओं के प्रति क्रूरता का निर्वाणन। 16वां रहेगा जन्म और मृत्यु संबंधी महत्वपूर्ण सांख्यिकी। 17वां रहेगा जन सुविधा इनमें मार्गों की विद्युत व्यवस्था पार्किंग स्थल बस स्टैंड जैसी सुविधाएं व्यवस्था करना। 18वां रहेगा लास्ट वेधशाला और श्रम शोधशालाओं का विनिर्माण। ये प्रमुख नगर पालिका के 18 विषय है। आगे देखिए प्रश्न क्या है, किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया है। तो 1935 का अधिनियम था भारत सरकार, उसके द्वारा उसको स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया है। आगे का प्रश्न है, यदि किसी नगर पालिका का विघटन 5 वर्ष की अवधि से पूर्व हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के भीतर पुनर्निर्वाचन होंगे, अतः पुनर्निर्वाचित नगर पालिकाओं की समय अवधि कितनी होगी। तो जो शेष समय बचा है उस समय के लिए, न कि 5 वर्ष के लिए। जैसे मान लो नगर पालिका समय से पहले भंग हो जाती है तो उसे शेष समय रहेगा, उस शेष समय के लिए नगर पालिका वापस बनी जाएगी। आगे नगर पालिका अधिनियम 1916 संशोधित एवं प्रावधानों के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका का अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। अपने नगर के क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा जो भी अपने निर्वाचन लिस्ट है उस निर्वाचन लिस्ट में जो भी निर्वाचक मतदाता है उनके द्वारा निर्वाचन किया जाता है। आगे प्रश्न है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है। संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन रहेगा, संबंधित जो राज्य है उस संबंधित राज्य का राज्यपाल रहेगा। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार क्या वर्णित है। तो उसका रहेगा कि जो नगर पालिका या नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहाँ जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे क्षेत्र को अपन नगर क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है, कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उसे विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण में सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है। वो है राज्य वित्त आयोग। क्या रहेगा, राज्य वित्त आयोग रहेगा। जो कर होते हैं जो शुल्क होते हैं उस सिद्धांतों के विषय को संस्तुति करने का अधिकार किसके पास है, राज्य वित्त आयोग के पास रहेगा। कई स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में राज्य के स्थानीय निकाय के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए संघीय वित्त आयोग की भूमिका होती है या नहीं। तो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसकी रहती है, संघीय वित्त आयोग की। किसके संबंध में रहेगी, स्थानीय निकाय की वित्तीय सहायता में। आगे प्रश्न है, यदि कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है तो उसे नामांकन की शर्त क्या होगी, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। ये पहले शर्त रहेगी उसकी। राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में राजस्व बंटवारे के लिए कौन उत्तरदायी है, राज्य वित्त आयोग, वो उसके बंटवारे के लिए उत्तरदायी होगा। जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं को तैयार योजना को संगठित करना, जिला स्तर पर उसका विकास को प्रारूप तैयार करने का कार्य किसका है, जिला आयोजन समिति होगी। वो जिले स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं की जो तैयार योजना प्रारूप है उसका योजना को संगठित करना, ये इसका दायित्व रहेगा। किसका दायित्व रहेगा, जिला योजना समिति है उसका दायित्व रहेगा। जिला योजना समिति का गठन इससे संबंधित प्रावधानों का उपबंध कौन करता है,
जिला जो योजना समिति है उसका गठन, उसके संबंधी जो उपबंध है वो कौन करता है? वो होता है राज्य विधानमंडल करता है। जिला पंचायत और नगर पालिका में कुल कितने सदस्य जिला आयोजन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं? 4 या 5 सदस्य चुने जाते हैं। किस में जाते हैं? जिला पंचायत या नगर पालिका के रूप में चुने जाते हैं। प्रत्येक महानगरीय क्षेत्रों में विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? प्रत्येक जो महानगरीय क्षेत्र है उसमें विकास योजना का जो प्रारूप तैयार करता है वो महानगरीय योजना समिति होती है, वो करता है। नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य और पंचायतों के अध्यक्षों के द्वारा अपने में से ही कितने सदस्यों को महानगर योजना समिति के सदस्यों के लिए चुने जाते हैं? उनमें से 2/3 सदस्य होंगे वो नगरीय योजना समिति होगी उसके लिए चुने जाएंगे। नगर निगम में प्राधिकरण, 3 प्राधिकरण को क्या नाम है? क्या नाम है? 3 जो प्राधिकरणों के नाम क्या है? उसका नाम है परिषद। नगर निगम के 3 प्राधिकरणों का क्या नाम है? तो उसका नाम है परिषद। परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो परिषद का जो प्रमुख होता है वो महापौर होता है या मेयर होता है। उसे महापौर भी कहते हैं, उसको मेयर भी कहते हैं। आगे क्लास है, परिषद के कार्यों को सुगम बनाने के लिए संगठित किया जाता है। परिषद के जो भी कार्य होते हैं उसको सुगम बनाने के लिए जो गठित किया जाता है वो होती है स्थायी समिति। क्या होती है? स्थायी समिति होती है। परिषद और स्थायी समिति के द्वारा तय के लिए निर्णयों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? परिषद और स्थायी समिति के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए उसको लागू करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो वो होता है नगर निगम का जो आयुक्त होता है, वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। आगे प्रश्न है, छोटे शहरों और कस्बों के प्रशासन के लिए कौन सी संस्था स्थापित की जाती है? उनके लिए नगर पालिका होती है। बड़े शहर होते हैं उनमें नगर निगम होते हैं। आगे प्रश्न है, बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु आदि में स्थापित किया जाता है। वहाँ बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर नगर निगम स्थापित होती है। सावनी परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सावनी परिषद की स्थापना है वो सावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के द्वारा की गई थी। वर्तमान में 2019 में कुल देश की कुल कितनी सावनी बोर्ड है? तो 62 थी। कितनी थी? 62। सावनी परिषद के गठन का उद्देश्य क्या था? सावनी परिषद का गठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि सावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए वे सावनी बोर्ड क्षेत्र घोषित किए जाते थे। नागरिक जनसंख्या के आधार पर सावनी बोर्डों को कितने कोटिया को विभाजित किया गया? 4 प्रकार के कोटिया को विभाजित किया गया। सावनी परिषद की कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त कौन करता है? सावनी परिषद का जो कार्यकारी अधिकारी होता है उसको नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। नगर पालिका कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं होती है? नगर पालिका के जो कार्मिक है उनको ट्रेनिंग देने के लिए कौन कौन से संस्थान हैं? देखिए, अखिल भारतीय स्थानीय संस्थान जो कि 1927, नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र 1967, क्षेत्रीय नगरीय पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र 1968। ये प्रमुख 3 केंद्र है जो नगर पालिका के कार्मिकों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। आगे का प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकायों के पास राजस्व क्या क्या साधन है? इसमें कर राजस्व, गैर कर राजस्व, अनुदान, हस्तांतरण और कर्ज, ये प्रमुख 5 होते हैं। ये शहरी स्थानीय निकाय के पास में राजस्व के साधन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिला आयोजन समिति के निर्वाचक और पदेन सदस्य कितने होते हैं? 20 और 5। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला आयोजन समिति का गठन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिला आयोजन समिति है, योजना समिति है, उसका गठन कौन से संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 ZD से लेकर अनुच्छेद 243 ZD में उसका उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? जिला आयोजन समिति का या योजना समिति का। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है नगर पालिका, ग्राम पंचायत और पंचायत क्षेत्र। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना समिति का गठन प्रावधान है? महानगर योजना जो समिति है उसका गठन कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 ZE और जिला 243 ZD।
दोनों आर्टिकल को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में महानगर योजना समिति का प्रमुख कार्य क्या है? प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना और संबंधित सरकार को उसको भेजना, ये प्रमुख महानगर योजना का कार्य है। आगे का प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के नगर निगम पदेन सदस्य कौन होता है? नगर निगम का जो पदेन सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है, वो होता है मेयर। कौन होता है? मेयर। और नगर पालिका को होता है, उसको कहते हैं चेयरमैन। अनुच्छेद 243 ज के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा, ये उपबंध कहाँ उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 243 म में ऐसा लिखा गया है कि वित्त आयोग की नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन करेगा, ये उसमें ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 म में। सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? 57वां संविधान संशोधन 2011 में, उसके तहत सहकारी जो समितियाँ है उसके संबंध में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का वर्णन है? संविधान के भाग 9B में या 9ख में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेदों में सहकारी समितियों को उपबंधित किया गया है? अनुच्छेद 243 यह ज से लेकर 243 यह न तक सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक। सहकारी समितियों के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? 1986। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे कहता है? एफ निकोलसन को सहकारी समितियों का जनक कहा जाता है। सहकारी समितियों का आंदोलन कब से हुआ? 1904 से। सदस्य कितने होते हैं अधिकतम? 21। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। आज का प्रश्न है, बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो उड़ीसा में 1939 में हुई थी। बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना सबसे पहले हुई थी, वो उड़ीसा में हुई थी, 1939 में हुई थी। सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो यूरोप माध्यम से मानी जाती है। यूरोप में सबसे पहले सहकारिता का उत्पत्ति मानी जाती है। सहकारी समिति के साधारण और सभा की वार्षिक बैठक कितने दिनों में आयोजित की जाती है? वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के अंदर की जाती है। सहकारी समितियों की अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने स्थान आरक्षित किए? 1 स्थान आरक्षित किया गया है। सहकारी समितियों की महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 2 सीटें महिला के लिए आरक्षित की गई है। राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों का निगमन विनियमन समापन के संबंध में अनुच्छेद के तहत उपबंध निर्मित कर सकेगा। 243 अनुच्छेद 243 यह ज में ऐसा लिखा हुआ है कि नगर पालिकाओं के सहकारी समितियों के निगमन विनियमन और संपादन के संबंध में राज्य विधानमंडल आयोग उसका निर्मित किया गया है। अनुच्छेद 243 यह और ज में। संविधान के भाग 9 में ख में वर्णित सहकारी समितियों का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषयों में उसको लागू किया गया है? तो 243 यह द में अनुच्छेद में ये वर्णित है। सहकारी समितियों के उपबंध संविधान की 7वीं अनुसूची में कहाँ वर्णित है? तो राज्य सूची में 32वें नंबर पर ऐसा वर्णित है। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय में 32वें नंबर में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में टपक भी सकता है। आगे का है 57वां संविधान संशोधन 2011 में होता है, जो कि सहकारी समिति के संबंध में था। इसमें 3 परिवर्तन किए गए। कौन कौन से? देखिए, विधेयक द्वारा सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बनाया गया। सहकारी समितियों को नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 43 ख के सिद्धांत में सम्मिलित किया गया। उसके बाद तीसरा है सहकारी समितियों के लिए नए भाग 9 ख में अनुच्छेद 243 यह ज से लेकर 243 यह न तक उसका सर्जन किया गया। ये प्रमुख 3 अमेंडमेंट किए गए थे 2011 में। पहला क्या अमेंडमेंट किया? मौलिक अधिकार दिया। दूसरा, उसको नीति निर्देश तत्व में जोड़ा गया। और तीसरा था उसमें नया भाग 9 ख में जो भी अनुच्छेद है 243 यह ज से लेकर यह न तक उसमें सर्जन किया गया।
सहकारी समितियों के नीति निर्देशक से दंडों में अनुच्छेद जोड़ा गया। 200 कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 43 ख, जो कि सहकारी समितियों के संबंध में नीति निर्देश तत्व है, उसमें जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया? तो मौलिक अधिकार 19A में 19 भाग फर्स्ट ग में उसे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। सहकारी समितियों के निर्देशक बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। निर्वाचन तिथि से 5 वर्ष होगा। सहकारी समितियों का अंकेक्षण रिपोर्ट कहाँ पेश की जाती है? राज्य के विधानमंडल के पटल पर उसकी पेश की जाती है। सहकारी समितियों के निर्देशक बोर्ड और सदस्यों के पदाधिकारियों का चुनाव का उपबंध है अनुच्छेद 243 यह टर्म है। उसके बोर्ड के सदस्य पदाधिकारी उनके संबंध में चुनाव के संबंध में उपबंध किया गया है। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही था। आज की क्लास में जो स्थानीय स्वशासन है उसका सारा कवर किया गया। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।